ना, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भर रहा है, लगा हुआ है पैसा छापने में, है ना। हाँ ऐसे तरीके 14 बच्चे हैं उसके 14 बच्चे हैं और 3 बीवियां हैं, ठीक है। और उसका मिशन और उसका मकसद क्या है पता है पता है क्या कहता है, क्या कहता है कि जिनके पास अच्छा खासा ब्रेन है, माइंड है ना, उनको तो क्रांति हमेशा किसको साफ करने के लिए होती है, गंदगी को साफ करने के लिए होती है। जैसे कि अभी ये क्रांति चल रही है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। अब वो कॉकरोच जनता पार्टी की जो क्रांति चल रही है ना, वो क्यों चल रही है, गंदगी को साफ करने के लिए, है ना। सच में वो नालों को भी साफ कर रहे हैं और साथ में जो जिन्होंने गंद फैला रखी है देश में, जिन्होंने कीचड़ फैला रखा है लोगों ने, है ना, उनको भी साफ करने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेजों के साथ में जो साथ दे रहे थे वो यहाँ के कौन थे, जमींदार पूंजीपति लोग, है ना, भाई अंग्रेजों के साथ थे। और पूंजीपति लोग थे, जमींदार लोग थे, वो गरीब किसानों से टैक्स वसूल करके किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। तो गरीब जनता किस पर नुकसान निकालना चाह रही थी, इन जमींदारों पर, अंग्रेजों पर। ये है नालायक जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। हमारे खेत में फसल नहीं हो रही है, लेकिन इनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। कभी अगर सीधी क्रांति की बात करेगा तो अंग्रेज भी समझ जाएंगे। अंग्रेजों के साथ भी तो भारत के लोग, है ना, उनके एकदम तलवे चाटते हुए घूमते रहते थे। तो कोई तो हिंदी पढ़ के उनको सुनाई देगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ कैसे बकैती कर रहा है, उठा लो इसको, है ना। तो वो कविताओं को ऐसे सांकेतिक रूप में लिखते थे ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, समझ जाए, है ना। यानी कि अपनी बात कविताओं के माध्यम से लोगों तक क्या करते थे, पहुंचाते थे, सीधे नहीं, घुमा फिरा करके। क्या होता था, अगर तुम किसी राज्य के राजा हो, है ना, और कोई आपके राज्य में आपके खिलाफ बोले, आप क्या करोगे उसका, है उसका इलाज करोगे कुछ ना कुछ कि बोलना बंद कर दे। तो कवियों के पास क्या होता, अमीर किस तरह से डर रहे थे क्रांति से और गरीब किस तरह से खुशी मना रहे थे। तो गरीबों की खुशी और अमीरों के डर को भी इस कविता में क्या किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। चलो देखो, तो अपन को पढ़ना अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर तुम्हारा बादल राग, जिसको लिखा है किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जो कवि परिचय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और इनका जन्म हुआ था कब, 1899 में, और कहाँ पर, महिषादल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। आज इसको मेदिनीपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक कवि हैं जो हमें यूपी से नहीं मिले हैं, यानी कि ये पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है, उधर से। इनके ये मूल निवासी तो यूपी के ही हैं, गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, है ना। तो पश्चिम बंगाल में जन्मे भाई साहब, लेकिन आ कहाँ पर गए, यूपी में। बचपन का नाम इनका क्या था, सूर्य कुमार था, ठीक है, यादव है, यादव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूर्य कुमार का मतलब, सूर्य को अपन पर्यायवाची क्या होता है, रवि भी होता है क्या, हाँ। तो इनका जन्म रविवार को हुआ था, है ना, इसलिए इनका नाम क्या था, सूर्य कुमार था। लेकिन जब ये उसमें आए साहित्य की दुनिया में, तो इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर दिया, है ना। निधन इनका हो गया 1961 में, कहाँ पर, इलाहाबाद प्रयागराज में। तो जन्मे भाई साहब कहाँ पर थे, पश्चिम बंगाल में, लेकिन मरे कहाँ पर, यूपी में। सारे कवियों को यूपी ही पसंद है, या तो जन्म ले लो यूपी में या फिर मर जाओ यूपी में। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 6 चैप्टर में से ज़्यादातर का नाता कहाँ से रहा है, यूपी से ही रहा। इनके जो प्रमुख उपनाम है वो है महाप्राण और छायावाद के रुद्र, है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का रुद्र कहा जाता है ना, क्योंकि छायावाद को यही आगे बढ़ाने वाले कवि, मतलब छायावाद के जो कवि थे उनमें सबसे प्रमुख कवि कौन थे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आगे ये छायावाद वगैरह क्या होता है, इनको अपन आगे जब इतिहास पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का, उसमें अपन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो काव्य संग्रह है, इनकी जो रचना है, वो प्रमुख रचना कौन कौन सी है, अनामिका। अनामिका रचना नहीं है, ध्यान रखेंगे ना, कोई भी रचना नहीं है, क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं, यानी कि इनके किताबों के नाम हैं। इन किताबों के अंदर कुछ कविताएं होंगी, जैसे कि ये जो तुम्हारी कविता है कौन सी, राम की शक्ति पूजा, इसको मैंने अलग से लिख दिया है, लेकिन ये इसी रचना से ली गई है, अनामिका से। ये मुझे याद था क्योंकि हम यूपीएससी में पढ़ते हैं इसको, है ना। अनामिका तो मैं तो यही पूछेगा, है ना। राम की शक्ति पूजा मैंने लिख दिया है इसलिए क्योंकि इनकी सबसे फेमस रचना है, ये सबसे प्रमुख रचना है, सबसे लंबी रचना है ना, बहुत बड़ी कविता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पूछ सकता है, राम की शक्ति पूजा को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, काव्य संग्रह में, सॉरी, इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इनकी 2 रचनाएं हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, एक कुकुरमुत्ता, एक राम की शक्ति पूजा,
कुकुर मुत्ता याद रखना, तुलसीदास, गीत का, परिमल, अणिमा, है ना, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, रानी और कानी, महंगू, महंगा रहा, ये इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अरे तो कौन कह रहा है पूरी याद करने के लिए? पढ़ना है बस एक बार उनको, जैसे एक बार मैंने पढ़ा दी, एक दो बार और पढ़ लेना, नहीं तो ओटी में तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, है ना। कम से कम एक बार तुम पढ़ लोगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर पाओ, कम से कम माइंड में ये तो रहेगा कि हाँ ये इनकी रचना थी, ये किसकी रचना थी, नहीं तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2-3 रचना तो तुम्हें याद करनी है उसमें से, है ना। 2 रचना याद करो तो अनामिका, परिमल कर लेना, ठीक है, काव्य संग्रह, है ना। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं और रेखा चित्र भी लिखे हैं, ठीक है। तो इनके उपन्यासों से, कहानियों से, निबंधों से, रेखा चित्रों से भी ओटी पूछी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है। जैसे इनके उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और चोटी की पकड़ और काले कारनामे, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है। और इनकी जो कहानियां हैं वो है लिली, सखी, शुकुल की बीवी और चतुरी चमार, है ना, ये इनकी कुछ कहानियां हैं, ठीक है। और निबंध में इन्होंने प्रबंध पद एक निबंध लिखा है और प्रबंध प्रतिमा एक निबंध लिखा है और चाबुक एक निबंध लिखा है, ठीक है। और रेखा चित्रों की बात करें, कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिहा, कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिहा ये इनके रेखा चित्र है ना। मैं दे दूंगा आप लोगों को इनको नोट्स में, वहां एक बार इनको और पढ़ लेना, ठीक है। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, लिख लेना कहीं, है ना, यहीं पे लिख लेना नोट में ही। मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, है ना। मुक्त छंद का मतलब क्या होता है? जो कविताओं के नियमों कानूनों से, है ना, बना नहीं हो, मुक्त हो, है ना। आज हम जो कविताएं पढ़ते हैं बिना उसके नियम कानूनों के, उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी, है ना। वैसे कविताओं को लिखने के नियम होते हैं ना, उनके हिसाब से कविताएं क्या होती हैं, लिखी जाती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अलंकार पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे, है ना। तो ये अलंकार छंद क्या है? ये कविताओं के नियम है ना, जिनमें कविताओं को लिखा जाता है। लेकिन इन्होंने कविताएं अपनी लिखी किसमें? मुक्तक छंद में, है ना। जब इन्होंने मुक्तक छंद की शुरुआत करी थी तो इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी मुक्तक छंद में, जूही की कली, जूही की कली। और जब इन्होंने ये कविता लिखी तो कई संपादकों ने इनका खूब मजाक उड़ाया और इस कविता को छापने से ही मना कर दिया कि ऐसी कविता कौन लिखता है ना, इसको कौन पढ़ेगा, इसमें ना कोई लय है, ना कोई ताल है, ना कुछ है। अच्छा, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए भी ये भी कहा ये तो रबर छंद है या केंचुआ छंद है जो बिना किसी नियम के कहीं भी खिंच जाता है ना। आज ज़्यादातर हिंदी कविताएं इसी में लिखी जाती हैं, मुख्य छंद में, जिसको कभी रबर छंद और केंचुआ छंद के नाम से उसको क्या किया गया, है ना, उसका मजाक उड़ाया गया। तो देखो, ये जो कविता है वो लिखी गई थी तुम्हारी 1920 से 1930 के दशक में, है ना। लेकिन इसको ये छपी थी कब? 1936 में। और कौन से काव्य संग्रह में छपी थी? तो अनामिका में छपी थी। किस में? अनामिका में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किस काव्य संग्रह से इसको लिया गया है, तो अनामिका काव्य संग्रह से इसको लिया गया है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, है ना। ये वो एक दौर कौन सा है? ये देखो, कोई भी कविता में क्या होगा उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। 1920 से देखो तुम क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन वगैरह, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन चल रहे थे, है ना। 1936 के आसपास से एकदम आज़ादी की जो लड़ाई थी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम, वो तेजी से क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो उस समय की ये कविता है। तो बताओ इसमें क्या लिखा गया होगा? इस कविता में उसी समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिखा गया होगा कि अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे थे, है ना,
लोगों का, ठीक है। आर्थिक मंदी थी उस समय, है ना। आर्थिक मंदी का मतलब समझते हैं, इकोनॉमी में मंदी है ना, देश के पास पैसा ही नहीं है, ऐसी कंडीशंस थी, क्योंकि सारा का सारा लूट लूट के ले जा रहे थे। कौन? अंग्रेज ले गए थे लूट के, है ना। तो आर्थिक मंदी का दौर था, किसानों की कंडीशंस बहुत खराब थी, मजदूरों की कंडीशंस बहुत खराब थी। उसी बैकग्राउंड में लिखी गई थी कौन सी? ये कविता, ठीक है। तो इस कविता में किसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है कि हमें नदियों, झीलों, तालाबों, पहाड़ों के बारे में वर्णन मिलेगा। इसमें हमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का क्या मिलेगा? हमें वर्णन मिलेगा, ठीक है। एक कविता लिखी गई थी शोषितों की आवाज को बुलंद करने के लिए, है ना। शोषित कौन थे? किसान और मजदूर। तो किसानों और मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए लिखी गई थी, और समाज में क्रांति का आवाहन करने के लिए लिखी गई थी कि समाज में क्रांति का आवाहन किया जाए। तो क्या होता था, अगर तुम किसी राज्य के राजा हो, है ना, और कोई आपके राज्य में आपके खिलाफ बोले, आप क्या करोगे? उसका है, उसका इलाज करोगे, कुछ ना कुछ, कि बोलना बंद कर दे। तो कवियों के पास क्या होता था, ऐसे ही हम लोग खुल के तो बात रख नहीं सकते, हम खुल के बुराई कर नहीं सकते। और उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, आज तो हम खुल के बोल लेते हैं, फिर भी इतना खुल के नहीं बोल पाते, है ना। उनको तुरंत उनका इलाज कर दिया जाता है, या तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे जहाँ से बोल रहे होंगे, है ना। देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, है ना, कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए, ताकि उसकी अकल क्या आ जाए? ठिकाने आ जाए, है ना। जैसे सोनम वांगचुक के साथ किया गया था, है ना। अच्छे खासे साइंटिस्ट व्यक्ति जिसने एजुकेशन के लिए, लद्दाख में एजुकेशन के लिए बहुत बड़े काम किए, वहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत काम किए, देश के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कहाँ पर ठूस दिया? जेल में ठूस दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा था, है ना। तो जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसका कुछ ना कुछ इलाज कर दिया जाता है। तो सोचो, उस समय अंग्रेजों के समय भी कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि हमें सरकार के खिलाफ लोगों को क्या करें? अवेयर करें। लेकिन कैसे? क्रांति के लिए तैयार करें लोगों को, लेकिन कैसे? क्या हम जैसे ही बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला करके, माइक ले लेकर के गलियों में, कोई ना कोई जासूस चमचा सरकार का, है ना, खबर पहुंचा देगा सरकार तक, और सरकार के आएंगे ठुल्ले और उसको पकड़ के और जेल में ठूस देंगे। लो, वही क्रांति, है ना। तो इन लोगों के पास एक ही तरीका होता था, क्या? कि कविताओं के माध्यम से हम अपनी बात को लोगों तक क्या करें? पहुंचाएं, है ना। तो ये कविता इसीलिए लिखी गई ताकि ये जो क्रांति का आवाहन किया जा सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, है ना। क्रांति कैसे करना है, ठीक है। जब व्यवस्था बदलती है या क्रांति होती है, तो वो लोग डरते हैं जिन लोगों ने पैसा, है ना, पैसा गलत तरीकों से कमा करके अपने पास रखा हुआ है, जोड़ करके इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्योंकि क्रांति में कब कौन आ गया घर पर, है ना, कब उठा ले गए पता नहीं है। अमीर किस तरह से डर रहे थे क्रांति से, और गरीब किस तरह से खुशी मना रहे थे। तो गरीबों की खुशी और अमीरों के डर को भी इस कविता में क्या किया गया है? दिखाया गया है, ठीक है। चलो तो फिलहाल देख लेते हैं इस कविता को, है ना। कैसा डर, कैसी गरीबी, कैसी अमीरी। यहाँ पर जो बादल है तुम्हारे इस कविता में, देखो कविता का नाम क्या है? बादल राग। तो क्या ये बादल, इस बादलों की बात हो रही होगी इसमें, जो पानी बरसाते हैं? नहीं, है ना। बादल तुम्हारा प्रतीक है, किसका? क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का, है ना। तो देखेंगे इसमें अपन कैसे बादलों को। अब सोचो ना, सीधी बात नहीं कह सकता ना कभी कभी। अगर सीधी क्रांति की बात करेगा तो अंग्रेज भी समझ जाएंगे। अंग्रेजों के साथ भी तो भारत के लोग, है ना, उनके एकदम तलवे चाटते हुए घूमते रहते थे। तो कोई तो हिंदी पढ़ के उनको सुनाई देगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ कैसे बकैती कर रहा है ये, उठा लो इसको, है ना। तो वो कविताओं को ऐसे सांकेतिक रूप में लिखते थे ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाए? समझ जाए, है ना। यानी कि अपनी बात कविताओं के माध्यम से लोगों तक क्या करते थे? पहुंचाते थे, सीधे नहीं, घुमा फिरा करके। अंग्रेज इसको समझ नहीं पाएंगे, है ना, ये चीज। तो देखो, सबसे पहला पद्यांश यही बताया गया है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया,
जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यानी कि इस पद्यांश में क्रांति की नींव और पूंजीपतियों का डर ही दिखाया गया है। क्रांति की नींव कैसे पड़ी और पूंजीपतियों को किस तरह से उससे डर लगा, उसी को बताया गया है ना। समीर का मतलब हवा होता है, विप्लव का मतलब क्या होता है? क्रांति, है ना। विप्लव, क्रांति या विद्रोह, ठीक है। ये वर्ड ओटी वगैरह में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्लावित का मतलब होता है डूबी हुई, और दग्ध का मतलब होता है तपी हुई या दुखी। तो कवि कहते हैं कि जैसे समुद्र के पानी पर नावें तैरती हैं, वैसे ही हवा रूपी सागर पर बादलों की सेना तैर रही है ना। कवि क्या कह रहा है? जैसे समुद्र के पानी पर नावें तैरती हैं, वैसे ही हवा रूपी बादल पर कौन तैर रहा है? हवा रूपी सागर पर बादलों की सेना तैर रही है, सॉरी। वैसे ही हवा रूपी सागरों पर बादलों की सेना क्या हो रही है? तैर रही है। यह बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे इंसान के जीवन में सुख अस्थिर होता है ना, और उस पर हमेशा दुख के बादल मंडराते रहते हैं। इस पूरी धरती का दिल दग्ध है, यानी कि तप रहा है। यानी गरीब लोग महंगाई, शोषण और अत्याचार की आग में जल रहे हैं, और उनके दुखी दिलों के ऊपर से बादल निर्दय विप्लव की तरह छाए हुए हैं, यानी कि भयानक क्रांति की तरह छाए हुए हैं, जो समाज के बड़े बड़े शोषकों को डुबाने के लिए तैयार हैं। मतलब वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे इंसान के जीवन में सुख अस्थिर होता है, अस्थिर का मतलब परमानेंट नहीं रहता, है ना। थोड़ी देर के लिए सुख आएगा, फिर उसके सिर पर दुखों के बादल क्या करते रहते हैं? मंडराते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ बताया गया है। इस पूरी धरती का दिल दग्ध है, यानी कि जल रहा है, तप रहा है। यानी लोग किसकी वजह से जल रहा है, तप रहा है? गरीबी से, महंगाई से, है ना, शोषण से और अत्याचार से। उनके दुखी दिलों के ऊपर ये बादल यानी कि वही क्रांति, है ना, निर्दय विप्लव यानी कि भयानक क्रांति की तरह छाए हुए हैं, जो समाज में बड़े बड़े शोषकों को डुबाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर के लोग तो गरीबी, भुखमरी, दुखी से मर रहे हैं, है ना। ऊपर से क्रांति भी क्या करनी है ना। तो ये बात इसमें बताई गई है। और क्रांति किस लिए? अपने सुख के लिए, और जिन्होंने पैसा जोड़ करके रखा है गलत तरीकों से, उनको दुखी करने के लिए, यानी उनका पैसा छीनने के लिए, है ना। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। आप लोगों को इसमें लय वय कुछ दिख रही है कविता में? नहीं ना। ऐसी कविताओं को ही बोलते हैं मुक्त छंद वाली कविताएं, जो ना मुक्त छंद में लिखी गई हो, जिनमें कविताओं के कोई भी नियम ना चलते हो, है ना। तो उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा सिर कर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो यहाँ पर रणतरी का मतलब है युद्ध की नाव, और भेरी का मतलब है नगाड़ा, यानी कि युद्ध का बाजा, और सुप्त का मतलब है सोए हुए, और उर का मतलब होता है हृदय, ठीक है। हाँ, तो कवि बादलों से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे बादल, यह जो तुम्हारी घटनाएं आकाश में बढ़ रही हैं, है ना, यह तुम्हारी रणतरी यानी युद्ध की नावें हैं। इसके अंदर गरीबों की ढेर सारी आकांक्षाएं यानी कि इच्छाएं हैं, भरी हुई हैं कि अब बादल आएगा। जब तुम जोर से गरजते हो तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध का नगाड़ा बज उठा हो। तुम्हारी इस गर्जना को सुनकर धरती की गोद में सोए हुए जो सुप्त अंकुर, छोटे छोटे बीज हैं, वे जाग जाते हैं। वे सिर ऊंचा करके तुम्हारी तरफ नवजीवन की उम्मीद में देख रहे हैं, है ना। मतलब पढ़ के ऐसा लगेगा कि सब बादलों की बात हो रही है ना, बादलों की बात नहीं हो रही है। जैसे किसान लोग परेशान होते हैं ना, किस वजह से? पानी की वजह से। उनको लगता है कि हमारी फसल तो तभी होगी तब पानी बरसेगा, है ना।
तो बादल आएंगे, है ना, बादल क्या करेंगे, पानी बरसाएंगे, पानी बरसाएंगे, जिससे हमारी क्या होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हम पैसा उससे थोड़ा कमा पाएंगे, है ना, उससे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीक हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरी तरह की समस्या है उस समय देश में, है ना, अंग्रेजों से लड़ना है। अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, लोग गरीबी से, भुखमरी से, इन सब से जूझ रहे हैं। ऐसे में बादल आ रहे हैं का मतलब क्रांति हो रही है ना। उसी क्रांति से लोगों को क्या है, थोड़ी सी उम्मीद है कि ये बादल जब आएंगे क्रांति होगी, है ना। तो जब जैसे पानी बरसता है तो बीज उगाते हैं, जैसे ही क्रांति होगी तो सोए हुए जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, मतलब इसी नया जीवन हमें देखने को मिलेगा, है ना। अब तुम्हारा आगे का पद्यांश है, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छल विच्चत हत अचल शरीर। यानी कि इसमें जो बात करी गई है वो महिलाओं का विनाश और छोटे बच्चों की मुस्कान के बारे में क्या करी गई है, बात करी गई है। यानी कि वज्र ओंकार का मतलब क्या होता है, भयंकर गर्जना, और असनी पात का मतलब होता है बिजली गिरना, और छत विच्छत का मतलब होता है घायल, है ना। तो जब आसमान में बार बार बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश होती है तो उनकी भयानक वज्र जैसे ओंकार को सुनकर पूरा संसार डर के मारे अपने हृदय थाम लेता है ना। थाम ही लेते होंगे आप लोग, जब बादल भयंकर तरीके से गरजते होंगे, बरसते होंगे, आंधी और बिजली कड़कड़ाती होगी तो एकदम से डर के मारे घर के अंदर घुसते होंगे, है ना। हाँ, तो जब बादलों से बिजली गिरती है यानी कि आसानी पात होता है, तो जो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ वीर बनकर घमंड में खड़े थे वे टूटकर क्या हो जाते हैं, घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं, है ना। यानी कि जब बिजली कड़कती है भयंकर तरीके से तो अच्छे अच्छे पहाड़ों को भी क्या कर देती है, वो तोड़ देती है ना। बताएंगे कभी, है ना। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, जीके जीएस वाले बैच में, तो वहाँ हम जब डिस्कस करेंगे तो डाल देंगे, ठीक है। 11 बजे से आप लोगों ने जब देखा होगा बिजली हमेशा गिरती है तो कहाँ गिरती है, छोटी मोटी घास होती है उस पर गिरती है या बड़े पहाड़ों पर गिरती है, हैं? ऊंची चीजों पर गिरती है ना। हाँ, पेड़ों पर भी जल्दी गिरती है ना। लेकिन जो छोटी मोटी घास होती है क्या उस पर गिरती है क्या। मान लो अपन एक जगह छोटी घास है और बड़े पेड़ हैं, तो बिजली कहाँ पर गिरेगी, उस छोटी घास पर गिरेगी या बड़े पेड़ पर गिरेगी। तो बड़े पेड़ों पर ही क्या होती है, गिरती है ना, उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। और जब क्रांति होती है ना, इसमें जो बिजली है वो किसका प्रतीक है, बिजली बादल ये सब क्रांति के प्रतीक है ना। जब क्रांति होती है तो क्रांति क्या हम गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाती है या अमीर लोगों को नुकसान पहुंचाती है, अमीर लोगों को, है ना। उन्होंने जो रखा होता है अमीर लोगों ने को इसलिए नुकसान पहुंचाती है कि उस समय, हाँ, अमीर लोगों को नुकसान इसलिए, चुप हो जा, अमीर लोगों को नुकसान इसलिए पहुंचाती है क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ में जो साथ दे रहे थे वो यहाँ के कौन थे, जमींदार पूंजीपति लोग, है ना, वही अंग्रेजों के साथ थे। और पूंजीपति लोग थे, जमींदार लोग थे, वो गरीब किसानों से टैक्स वसूल करके किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। तो गरीब जनता किस पर नुक्स निकालना चाह रही थी, इन जमींदारों पर, अंग्रेजों पर, कि ये है नालायक जिन्होंने हमें बर्बाद किया है, हमारे खेत में फसल नहीं हो रही है लेकिन इनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो अब उन गरीबों को मौका मिलेगा, क्रांति होगी तो वो गरीब किसके यहाँ तोड़ फोड़ मचाएंगे, उनके यहाँ पे
जिन्होंने उनका शोषण किया था, है ना। तो क्रांति हमेशा किसको नुकसान पहुंचाती है? अमीर लोगों को। और सच में जब क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति और क्रांतियां, तो उस समय जो व्यापारी वगैरह, ये तो जमींदार वगैरह थे जो अंग्रेजों के साथ थे, टैक्स वसूलने का काम करते थे अपने गांवों से, उनके घरों पर छापेमारी की गई। उनके घरों में क्या नाम है, जो कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, लोन देते थे किसानों को, है ना। और किसानों को लोन दे करके वो किसान के पास अगर फसल नहीं हो रही है तो वो लोन को नहीं चुका पा रहा है, और धीरे धीरे लोन उनका बढ़ता जाता, और एक समय पर आकर के उनकी जमीन को क्या कर देते थे, हड़प लेते थे, है ना। अब उन गरीब किसानों ने जब क्रांति हुई तो सीधा इनके घरों पर छापा मारा और सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, है ना, जिन डॉक्यूमेंट्स में लिखा पढ़ी की थी। अब ले लो, कहाँ से पैसा लोगे, है ना, लिखा पढ़ी ही जलेगी सारी की सारी, पूरा छीन लिया उनसे, जो उन्होंने कमाया धमाया था घर में, जो मिला सबको छीन लिया। तो इस तरह से क्रांति क्या करती है, अमीरों को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि बड़े बड़ों को नुकसान पहुंचाती है, ना कि छोटे लोगों को, है ना, गरीबों को। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य श्यामल हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो लघु भार का मतलब होता है हल्के छोटे, है ना, और सस्य श्यामल का मतलब होता है हरियाली से भरे हुए, ठीक है। और विप्लव रव का मतलब है क्रांति की आवाज, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चों कह रहा हूँ कवि कहते हैं कि जब मूसलाधार बारिश और तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनका वजन बहुत कम होता है। देख, जब मूसलाधार बारिश होती है तो कौन से पेड़ उखड़ते हैं? बड़े पेड़ उखड़ते हैं कि छोटे पेड़ उखड़ते हैं, है ना। बड़े बड़े पेड़ बाढ़ में तुरंत क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, है ना, उखड़ जाते हैं। और छोटे पेड़ आराम से ऐसे खिलखिला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ना, हाँ, हरे भरे रहते हैं, मजे ले रहे होते हैं कि देखो हम खड़े हुए हैं, है ना, ऐसी बारिश में भी, ठीक है। तो वे हरियाली से भरकर हवा में झूमते हैं, खिलखिलाते हैं, और ऐसा लगता है कि हाथ हिलाकर बादलों को अपने पास बुला रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि आ जाओ भाई, बादलों को बुला रहे हो, है ना। हाँ, तो सच ये है कि जब क्रांति होती है तो क्रांति से फायदा छोटे लोगों का ही होता है, बड़े लोगों को हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है, ठीक है। बड़े लोग का मतलब है जो पैसे वाले लोग हैं, उनको, जिन्होंने पैसे को गलत तरीके से कमाया धमाया हुआ है। क्यों नहीं होगा, अभी भी अगर क्रांति हो जाए और बचने की उम्मीद ना हो, है ना, गांव में कोई पैसे वाला हो और क्रांति में उसका पूरा घर परिवार निपट गया हो, सारे गरीब लोग दावा बोल दें कि नहीं बोल देंगे, है ना, कि जो रखा है इसमें समेट लो, अब क्या बचा, कुछ नहीं, या जो बचा है उसको भी भगा दो मार पीट के यहाँ से। तो ये होता है ना। अब सोचो अंबानी का पूरा परिवार खत्म होने वाला हो और कोई ना हो उसकी संपत्ति को संभालने वाला, तो फिर किसके पास जाएगी? जनता के पास, है ना। अब देखो आगे, अट्टालिका नहीं है रे यह आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावण। अट्टालिका का मतलब होता है पक्के ऊंचे महल, ठीक है, और पंख का मतलब होता है कीचड़, और जल विप्लव का मतलब होता है बाढ़ का पानी, ठीक है। तो निराला जी अमीरों के बड़े बड़े महलों को देखकर कहते हैं, यह अमीरों के रहने के सुंदर महल अट्टालिका नहीं है, अट्टालिका नहीं बल्कि यह आतंक भवन है, जहां गरीबों का खून पसीने की साजिशें रची जाती हैं। कभी आगे एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब भी बहुत भारी बारिश से बाढ़ आती है तो वह हमेशा पंख यानी कि कीचड़ को ही साफ करती है, कीचड़ को ही पूरी तरह डुबाती है, साफ सुथरे पहाड़ों या खेतों को नहीं। यानी कि इसका मतलब यह है कि क्रांति हमेशा किसको साफ करने के लिए होती है? गंदगी को साफ करने के लिए होती है। जैसे कि अभी एक क्रांति चल रही है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना,
अब वो कांग्रेस जनता पार्टी की जो क्रांति चल रही है ना, वो क्यों चल रही है? गंदगी को साफ करने के लिए, है ना। सच में वो नालों को भी साफ कर रहे हैं, और साथ में जो जिन्होंने गंद फैला रखी है देश में, जिन्होंने कीचड़ फैला रखा है लोगों ने, है ना, उनको भी साफ करने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, कितने सारे पेपर लीक्स के मामले होते हैं, कितने सारे लोग इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, उसको ठीक करने की एक, है ना, क्रांति है, एक कोशिश है, ठीक है। तो यहाँ पर निराला जी ये कह रहे हैं कि ये जो उन ऊंचे ऊंचे भवन बना रखे हैं, है ना, अमीरों ने, ये वो जगह है जहाँ पर सारे गरीबों के खिलाफ षड्यंत्र क्या होते हैं, रचे जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, है ना, कैसे उनका शोषण किया जाएगा। अगला पैराग्राफ है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, जलज का मतलब कमल का फूल, है ना, नीर यानी पानी, और शैशव यानी कि बचपन, ठीक है। तो कीचड़ में खिला हुआ छोटा सा कमल का फूल यानी कि जलज बाढ़ के पानी में भी हमेशा खुश रहता है, उसकी पंखुड़ियों से पानी की बूंद झलकती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई गरीब का छोटा सा बच्चा शैशव यानी कि चाहे घर में कितनी भी बीमारी या तंगी क्यों ना हो, वह अपनी मासूमियत में हमेशा मुस्कुराता और खेलता रहता है। क्रांति के दौर में भी गरीब हमेशा सुरक्षित और प्रसन्न रहता है, यानी कि जिस तरह से घर में मरी पड़ रही हो, पैसा ना हो, कोई दुखी हो, बीमार हो, छोटे बच्चों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उसको क्या पता क्या बीमारी होती है, क्या गरीबी होती है, क्या अमीरी होती है ना, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, वो तो अपनी मस्ती में कैसा रहता है, मस्त रहता है। ऐसे ही क्रांति के दौरान, है ना, क्रांति के दौरान जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जैसे थे वैसे ही है, मुस्कुराते रहते हैं। फर्क किसको पड़ता है ना, अमीरों को, है ना, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं उनको, है ना। अब अपन अंतिम पैराग्राफ पर आ गए हैं, और रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ये वाली पंक्तियां पूछ ली गई हैं, है ना, उसमें व्याख्या में, ये जो मैंने पंक्तियां लास्ट में पढ़ी थी, है ना, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। तो रुद्र कोश का मतलब होता है रुका हुआ खजाना, और क्षुब्ध तोष का मतलब होता है असंतुष्ट संतोष, और अंगना का मतलब पत्नी, और अंक का मतलब गोद, और कृषक का मतलब किसान, और अधीर का मतलब होता है बेचैन, और जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कमजोर या टूटा हुआ, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि इन अमीरों ने गरीबों का हक मारकर अपने कोष यानी कि तिजोरियों को तो भर लिया है, लेकिन इनका मन कभी शांत नहीं होता, है ना। आप लोग देखेंगे अभी एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलन मस्क, नाम सुना है आप लोगों ने उसका, है टेस्ला का सीईओ, अमेरिका का, है ना, बिजनेसमैन है। स्पेस एक्स उसकी कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में क्या करती है, रॉकेट को भेजने का काम करती है। अमेरिका के जो भी रॉकेट मिसाइल वगैरह होती हैं, वो होते हैं मिशन वगैरह, वो खूब हेल्प करती है उसमें, है ना। एक व्यक्ति के पास 4 ट्रिलियन पैसा है, अकेले व्यक्ति के पास 4 ट्रिलियन, मतलब हमारे देश के पास अकेला, हमारे पूरे देश के पास इतना पैसा है, इतना पैसा उस अकेले व्यक्ति के पास है ना। और उसके जितना पैसा कई सारे देशों के पास नहीं होगा मिला करके, कई सारे देशों को मिला करके उस अकेले के पास पैसा है, मतलब जितना पैसा उस अकेले के पास है उतना नहीं होगा, इतना पैसा है उस अकेले व्यक्ति के पास, है ना। लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भर रहा है, लगा हुआ है,
पैसा छापने में, है ना। हाँ ऐसे दलील है, 14 बच्चे हैं उसके। 14 बच्चे हैं और 3 बीवियां हैं, ठीक है। और उसका मिशन और उसका मकसद क्या है पता है? पता है क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि जिनके पास अच्छा खासा ब्रेन है, माइंड है ना, उनको तो बच्चे ज्यादा करने चाहिए। तो मैं उसी परंपरा को क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं अकेला मर जाऊंगा लेकिन मेरा जो जीन है, मेरा जो डीएनए है, वो तो चला जाएगा मेरे बच्चों में। आगे चल के वो भी मेरे जैसे ही होंगे, है ना। वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे, मेरे एम्पायर को पूरा। तो 3 बीवियां भाई साहब की और 14 बच्चे हैं, है ना। तो अंतिम पैराग्राफ को अपन पढ़ते हैं। कभी कहते हैं कि अमीरों ने गरीबों का हक मारकर अपने कोष यानी कि तिजोरियां तो भर ली हैं, लेकिन इनका मन कभी शांत नहीं होता। ये बात कहाँ तक आगे बढ़ गई? एलन मस्क पर बात पहुंच गई, साले उसने हमें भटका दिया। आज जब क्रांति के बादल गरज रहे हैं तो ये अमीर अपनी सुंदर पत्नियों के गले से लिपटे होने के बावजूद डर के मारे अपनी गोद में कांप रहे हैं। बादलों की वज्र जैसी गर्जना सुनकर ये डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और अपना मुंह छुपा रहे हैं और मुंह ढांप रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, वह दूर खड़ा हुआ गरीब किसान जिसका शरीर भूख के मारे क्षीण यानी कि कमजोर हो गया है, जिसकी बाहें थक चुकी हैं, वह बहुत अधीर यानी कि बेचैन है होकर तुम्हें पुकार रहा है, हे विप्लव के वीर यानी कि क्रांति के दूत बादल, तुम जल्दी आओ, बरसो और इस शोषक जमींदारी व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आ गई ना बात? कौन सी व्यवस्था? शोषक जमींदारी व्यवस्था। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया इस पैराग्राफ में कि जो अमीर हैं, है ना, अपनी सुंदर पत्नियों के साथ घर पे हैं, है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं भयंकर तरीके से। और गरीब व्यक्ति, है ना, उसको कोई डर नहीं है। वो बस ये कह रहा है कि भाई ये जो विप्लव के वीर है यानी कि जो क्रांति के बादल हैं, क्रांति के बादल का मतलब जो क्रांति करने वाले लोग हैं, वो उनसे कह रहा है कि भाई तुम जल्दी आ जाओ और इन लोगों को, क्या नाम है, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, शोषण करने वाले कौन है? ये जमींदार। इन लोगों को यहाँ से मार पीटे क्या कर दो, भगा दो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। हमारे समाज में अभी, है ना, एक को संभालने की कुव्वत नहीं है लोगों में, और शादी कर लेते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी करने के बाद में 6 महीने बाद जो समस्याएं आने वाली है ना, तब ये शादी करने के बाद घर वाले तो ऐसे पीछे हट जाते हैं जैसे कि जानते ही ना हो, है ना। उसके बाद सारी चुनौतियां आती हैं किसके हिस्से? तुम्हारे हिस्से। बीवी बीमार, पैसा लाओ कमा के, बच्चा बीमार, पैसा कहाँ है, जाओ कमाने। अब तुम अपने बीवी बच्चों को भूखा तो मार नहीं सकते, उनको बीमार भी नहीं रख सकते। तो चाहे तुम्हें काम मिले या ना मिले, चाहे तुम्हारे काम करने की इच्छा हो रही है या नहीं हो रही है, काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ ये बात सही है। शादी तभी करो जब पॉकेट में 10 लाख रुपए हों, है ना। कम से कम कह रहा हूं मैं, शादी करने के बाद तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कम से कम 10 लाख होना चाहिए, है ना। तब जा करके तुम, मतलब तुम्हारे पास घर गाड़ी बाड़ी ये सब कुछ हटा करके कितना होना चाहिए? 10 लाख बैंक बैलेंस होना चाहिए। ऊपर से तुम्हारी काम दाम कुछ हो, है ना, तब जा करके पूर्ति पड़ेगी। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे। बताओ, बादल राग कविता के मुख्य रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, कवि निराला का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? कहाँ पर? महिषादल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, बादल राग कविता जी के किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह से संकलित है? बादल राग कविता कहाँ से ली गई है? अनामिका से, है ना। अगला क्वेश्चन है, निराला जी के संपूर्ण साहित्य को किस नाम से, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? किस नाम से जाना जाता है? निराला रचनावली। किसके नाम से? निराला रचनावली के नाम से जाना जाता है। और 8 खंडों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निराला जी ने किन 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था? ये मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को है ना। अच्छा, इनकी एक रचना और लिख लो भाई, सरोज स्मृति, ये भी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट रचना है इनकी, सरोज स्मृति, है ना। निराला जी की एक रचना ये भी है। सरोज इनकी बेटी का नाम था, है ना, और स्मृति का मतलब क्या होता है? यादें। तो बेटी की याद में इन्होंने ये कविता क्या करी थी? तो सरोज स्मृति में क्या लिखा था इन्होंने? इनकी बेटी थी जिसका नाम था क्या? सरोज, और उनकी उसी की याद में इसको लिखा गया था, है ना। जब इनकी शादी हुई थी, शादी के लगभग 1 साल बाद इनकी बीवी गुजर गई थी, है ना, 1 साल या 2 साल बाद। लेकिन इनको एक बच्ची का जन्म हो गया था, है ना, बच्ची ने जन्म लिया था उस समय। तो बच्ची को छोड़ दिया था इन्होंने अपनी नानी के यहाँ पे कि भाई पालन पोषण करो इनका, मैं तो कैसे ही करूँगा, मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब ये अपनी बच्ची से मिलने के लिए गए, है ना, अपनी ससुराल में, यानी कि नानी के यहाँ पे, तो अखबार पढ़ रहे थे वहाँ बैठे बैठे, और बच्ची आई और उसकी जो नानी थी लड़की की, सरोज की, है ना, वो कह रही थी कि तुम कैसे अकेले रहोगे, है ना, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, शादी वादी कर लेनी चाहिए। तो उसने क्या किया, अखबार पढ़ रहे थे, अखबार को बच्ची ने छीन करके उसको फाड़ दिया, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस समय कहा था अपनी सास से कि देखो बच्ची भी खुश नहीं है शादी की बात सुन करके, है ना, मैं अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार छीन करके क्या कर दिया? फाड़ दिया गुस्से में, तो मैं शादी वादी नहीं कर रहा। फिर उन्होंने शादी करी ही नहीं कभी। और ये बच्ची जब 16-17 साल की उम्र की होती है तो ये बीमार हो जाती है और ये भी मर जाती है ना। तब उसकी याद में उन्होंने ये कविता लिखी थी। भयंकर दर्द भरी कविता है ये, है ना। लेकिन इस कविता को पढ़ करके अगर आप लोग तो खैर बच्चे हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति इस कविता को पढ़ते हैं ना, कई कवि और लोग इसको पढ़ने के बाद इसका गलत मीन्स निकालते हैं, है ना। वो जोड़ के देख लेते हैं किससे, कि जिस तरह से कोई प्रेमिका से बिछड़ने के बाद में कविता लिखता है ना, तो कुछ वैसा ही है बेटी का, उसमें भी दर्द है ना। अब कई लोग समझ नहीं पाते कि बेटी थी कि कोई इनकी प्रेमिका थी, तो कुछ लोग इसको प्रेमिका से जोड़ देते हैं कि ऐसी कविता तो भाई कोई अपनी प्रेमिका के बारे में ही क्या कर सकता है? लिख सकता है ना। तो वो उन्होंने किसके बारे में लिखी थी? अपनी बेटी के बारे में लिखी थी, है ना। तो कभी पढ़ो तो बेटी के माइंडसेट से पढ़ना, ये मत सोचना कि, है ना, उनकी कोई प्रेमिका रही थी, है ना। हाँ, क्योंकि पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये कविता एक प्रेमी लिख रहा है और अपनी प्रेमिका के बारे में लिख रहा है, ठीक है। वैसा ही दर्द इस कविता में देखने को मिलेगा। निराला जी ने किन 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था? तो इन्होंने कार्य किया था किसका? मतवाला और समन्वय, मतवाला और समन्वय, है ना, संपादन कार्य। इन रचनाओं में ही लिख लेना कहीं। मतवाला और समन्वय पत्रिका के लिए। तो संपादन कार्य किया था इन्होंने किसके लिए? मतवाला और समन्वय पत्रिका के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, बादल राग कविता में बादल मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? क्रांति का, है ना, क्रांति का। हाँ, क्रांति और सामाजिक बदलाव का, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, कवि ने समीर सागर यानी कि हवा रूपी समुद्र पर किससे तैरते हुए बताया है? बादलों से। हाँ, क्रांति रूपी बादलों की सेना को, है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कविता की पंक्ति अस्थिर सुख पर दुख की छाया में सुख को अस्थिर क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख कभी नहीं होता, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, क्योंकि अमीरों का वैभव और सुख हमेशा बना नहीं रहता, उस पर क्रांति का खतरा होता है, क्योंकि गरीब हमेशा सुखी रहता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, क्योंकि अमीरों का वैभव और सुख हमेशा बना नहीं रहता, है ना, कभी ना कभी दुख आता ही है ना।
बादलों की गर्जना को सुनकर धरती के हृदय में सोए हुए अंकुर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे कीचड़ में बदल जाते हैं, वे डरकर नष्ट हो जाते हैं, वे सोते ही रहते हैं, या वे सजग होकर नवजीवन की आशा में सिर उठाकर ताकने लगते हैं। क्या बादलों की गर्जना सुनकर धरती के हृदय में अंकुर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे कीचड़ में बदल सोए रहते हैं, कीचड़ में हैं, वे डरकर नष्ट हो जाते हैं, वे सोते ही रहते हैं, या वे सजग होकर नवजीवन की आशा में सिर उठाकर जीने लगते हैं। वज्रपात या बिजली गिरने से कौन घायल होकर गिरते हैं? छोटे और कोमल पौधे, ऊंचे पर्वत के शिखर और घमंडी वीर, या आकाश के सितारे, या नदियों का बहता पानी? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विप्लव रव क्रांति के धमाके से हमेशा कौन शोभा पाते हैं या खुश होते हैं? कोई भी नहीं, छोटे और कमजोर लोग, बड़े बड़े पूंजीपति, या राजमहलों के राजा? छोटे और कमजोर लोग, है ना। कवि निराला ने अमीरों के ऊंचे महलों को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? शांति निकेतन, आतंक भवन, या सुख महल, या आनंद गृह? आतंक महल, है ना। जो ऊंचे ऊंचे घर थे उनको क्या कहा था? आतंक महल। क्यों कहा था आतंक महल उनको? क्योंकि उन्हीं घरों में, है ना, गरीबों को शोषण करने की पूरी योजनाएं क्या होती हैं? बनाई जाती हैं, है ना। हाँ। कवि के अनुसार जल विप्लव प्लावन यानी कि बाढ़ का प्रकोप हमेशा किस पर होता है? ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर, रेगिस्तान के मैदानों पर, साफ पत्थरों पर, या पंख कीचड़ पर? है ना, पंख कीचड़ पर, इसी को साफ करता है। बाढ़ आने पर भी कौन सा फूल हमेशा मुस्कुराता और जल की बूंदें झलकाता रहता है? कमल का। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर अमीर लोग अपनी पत्नियों से लिपटे होने पर भी क्यों कांप रहे हैं? बिजली की चमक देखने के लिए, या ठंड लगने के कारण, बीमार होने के कारण, या अपनी तिजोरी और धन के छिने जाने के डर से, है ना। हाँ, आतंक के कारण, है ना, कहीं हमारे ऊपर आतंक ना हो जाए। कविता के अंत में जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर वाला कौन अधीर होकर बादलों को पुकार रहा है? जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर वाला कौन है जो बादलों को पुकार रहा है? राजमहल का राजा, स्वयं कवि निराला, या बेचैन और शोषित किसान, या नगर का व्यापारी? किसान, है ना। बेचैन और शोषित किसान, भले ही वो, है ना, कैसा है? जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसकी बाहों में जान नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? पुकार रहा है ना। निराला जी को हिंदी साहित्य में किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? मुक्तक छंद का। निराला जी को हिंदी साहित्य के किस काल या बाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है? रीतिकाल, छायावाद, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग? छायावाद। अगला क्वेश्चन है, हिल हिल खिल खिल और सुन सुन शब्दों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ना। यहाँ पे कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना। पढ़ेंगे अपन आगे तब ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बादल राग कविता की मुख्य भाषा शैली कौन सी है? बुंदेली भाषा, ओज गुण से युक्त तत्संप्रदान खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या अवधि? आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाओ ये कवि कहाँ के थे और कौन सी भाषा में लिखा गया होगा। बुंदेली भाषा, बुंदेली तो हमारे एमपी में बोली जाती है। ओज गुण से युक्त तत्संप्रदान खड़ी बोली, या ब्रज भाषा, ब्रज भाषा तुम्हारी यूपी में बोली जाती है। अवधि, अवधि भी तुम्हारी यूपी में बोली जाती है ना। तो बचा कौन सा? बुंदेलखंडी एमपी में बोली जाती है। तो ओज गुण से युक्त तत्संप्रदान खड़ी बोली, है ना, यही है इसका आंसर सही, है ना। चलो फिर जाओ, इसका नोट्स तुम्हें मिल जाएगा शाम तक, है ना।